हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026 एडिशन का जो बुक है घटना चक्र पब्लिकेशन का, इसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। यहाँ आप देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी तक का लेटेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन का ये। और अब तक के जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए सबका यहाँ क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको CDPO 2018 का, CDPO 2005 का, 22 का, फिर बीपीएससी TRE 1, 2, 3 तीनों बीपीएससी TRE का है। फिर बीपीएससी BAO का एग्ज़ाम हुआ था वो है, जो भी लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है तो उन सभी का इस पर आपको है। तो इसका हिस्ट्री का हम लोग देख चुके हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री का हो चुका है। आज हम देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का, इसका स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर बना हुआ है, जा कर के ज़रूर देखें। जो 4 पार्ट में आया हुआ है, चारों पार्ट 1-1 घंटा का है। आप उसे देख करके अपने रिवीजन को बेस्ट कर सकते हैं। आपके आने वाले 72वीं बीपीएससी PT एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी ADO एग्ज़ाम के लिए, या फिर बिहार दरोगा का मेंस देने जा रहे हैं, PT देने वाले हैं, या फिर बिहार CGL वगैरह देने वाले हैं, रेलवे एग्ज़ाम है, तो काफ़ी उन सब एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। और घटना चक्र पब्लिकेशन का कलेक्शन भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखिए, तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत का है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है और हम एक एक करके देखेंगे। जिसमें मध्यकालीन भारत में पहला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिससे संबंधित पहला क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ध्यान दीजिएगा, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो वे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया। 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, तो ये 1178 में हुआ था। मोहम्मद गोरी जो है गुजरात के चालुक्यों द्वारा हार गया था। कब, तो ये 1178 में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायका देवी ने गोरी के विरुद्ध चालुक्य सेना का नेतृत्व किया। माउंट आबू पर्वत के पास कसाहरादा के मैदान में चालुक्य सोलंकी सेना ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गोरी के आक्रमण, जो 1178 में उसका जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूलराज द्वितीय शासनकाल के 1178 ईस्वी में समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने के कारण है। किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गोरी के आक्रमण 1178 के समय गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक के रूप में मूलराज द्वितीय को ही स्वीकार करते हैं। तो ये इसका डिटेल हो गया। अब देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का पहला, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो है गुलाम वंश हुआ था। जिसका शासक कौन था प्रथम, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, देखिए यहाँ दे रहा है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जो 1206 से 10 ईस्वी तक शासन किया। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन से उसे निजापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने एक दास के रूप में ख़रीदा था, और फिर इसे जो है आगे चल कर के गोरी ने जो इसे ख़रीद लिया था, और ये एक दास था और जो भी स्थापना हुआ, इसलिए इसे गुलाम वंश का कहा जाता है। फिर इसके बाद इनके गुलाम बनेंगे। क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी लाहौर। याद रखिएगा, बाकी सभी दिल्ली सल्तनत में आ जाएंगे, दिल्ली राजधानी, लेकिन ये है कहाँ पे, लाहौर में रखे हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके चले जाने के बाद में राजधानी कहाँ आ जाएगा, तो दिल्ली आ जाएगा। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर में थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह शासक था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि इल्तुतमिश वैसा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य जो है दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया था।
नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मलिक गाजी को जानी को याद नियुक्त किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। मिन्हाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिर है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, एक इतिहासकार है काफ़ी फेमस मध्यकाल का जियाउद्दीन बर्नी। वो कहते हैं बलबन के बारे में, ये दिल्ली सल्तनत के शासक हुए, कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। किनके बारे में कहा गया है, तो बलबन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो वो था बलबन। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ये थ्योरी ऑफ किंगशिप राजाओं को जो है ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। यानी राजा जो है, इनका कहने का मतलब सीधा हुआ कि राजा जो है वो ईश्वर के समान है, ठीक है ना, ईश्वर के दूत हैं, इसलिए यहाँ बलबन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाह शब्द का प्रयोग, इसी को जिल्ले इलाही कहा जाता है। जिल्ले इलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो वो बलबन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, लेटेस्ट 17वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था प्री का 2024 में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चैनल को बढ़ाने में आपका लाइक सब्सक्राइब काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए वीडियो को एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें आप लोग। चलिए देखते हैं, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय जो है सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी दूत जो है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। फिर आते हैं, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो ये बलबन के, तुगरिल खां जो है बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बलबन के शासनकाल में महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, उस समय तुगरिल खां विद्रोह किए थे, ठीक है, जो कि तुगरिल खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसे स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। अब भाई तुमको वहाँ का सूबेदार नियुक्त किए और तुम खुद अपने आप को राजा ही अब बनाने लगोगे, तो फिर तो राजा रहते हुए तो फिर युद्ध होगा ही। अगला है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज, फारसी नहीं पारसी होगा, तो ये नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, तो ये बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर हो जाएगा। ये नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने की थी। अब आते हैं खिलजी वंश, ठीक है, तो ये देखिए गुलाम वंश ख़त्म हो गया, उसके बाद खिलजी आएगा, उसके बाद तुगलक आएगा, उसके बाद सैयद आएगा, तब उसके बाद लोदी आएगा। ये दिल्ली सल्तनत के वंश है जो दिल्ली सल्तनत में शासन किए, उसको याद रख लीजिएगा। पहला में आते हैं गुलाम वंश, दूसरा में आते हैं खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद वंश, ठीक है, ये उसके बाद फिर लोदी वंश। तो इसको आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं ये क्रम, और ये क्रम याद कर लीजिएगा तो काफ़ी इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछा भी जाता है क्रम लगाने के लिए वंश का, कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों को क्रम में सजाएं, तो यही इसका क्रम है जो हम लिख दिए। पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसको बहुत सारे लोग याद करते हैं कि गुल खिला के तूने सैया को लूटा, मतलब गु से गुलाब, खी से मतलब खिलजी, तूने मतलब तुगलक, सैया मतलब सैयद वंश, लूटा मतलब लोदी वंश। तो ये ट्रिक है, गुल खिला के तूने सैया को लूटा। आगे देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। अब आते हैं अलाउद्दीन
दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिससे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने कहा था? तो ये A.L. श्रीवास्तव इतिहासकार है, उनका ये कथन है। चलिए आगे देखते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? देखिए यहाँ भी ज़ियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार जो है एक राजा के बारे में कुछ बात कहते हैं कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी राजशाही प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। कौन था वो? तो वो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जफ़र खां हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे जफ़र खां जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? याद रखिएगा, तो ये रानी पद्मिनी का जो पति थे वे है राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यही है पद्मावती मूवी के इन्हीं पे बना हुआ है, जो कि एक पुस्तक है पद्मावत जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, और इसी पुस्तक पर आधारित वो मतलब फिल्म बना था पद्मावत संजय लीला भंसाली का, जो काफ़ी विवादास्पद भी रहा कि इसमें काफ़ी फिक्सन है, बनावटी कहानी है। चलिए देखते हैं आगे है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये राणा रतन सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर मतलब शासन कर रहे थे, आक्रमण किए देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी, उस समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो वे रामचंद्र देव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, इद्रार, इनाम तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये भी हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, क्योंकि इनको बड़ा शासक बनना था भाई, और शासक बनने के लिए सेना ये सब अपना तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब कर रहे थे अपना। ये फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किए थे अलाउद्दीन खिलजी। चलो 50% टैक्स लाओ। फिर अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो वे है मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अगला है कि किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वह है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, उनसे निज़ामुद्दीन औलिया जो है भेंट करने से इनकार कर दिए थे। ये निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, आज भी इनका दरगाह है दिल्ली में। आते हैं फिर सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक PDS, इसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गांव घर में हम लोग राशन वितरण होता है सरकार की तरफ से, वहीं सार्वजनिक वितरण पर किसने प्रारंभ की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी से दक्षिण विजय के लिए भेजा हुआ था, उसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता, इसे किसने खरीदा था? देखिए ये क्वेश्चन 17वीं BPSC में पूछा गया है और इसमें काफ़ी मतलब ये रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी होगा कि नुसरत अली होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा कि नुसरत अली होगा, ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता, तो इसको ध्यान रखिएगा, नुसरत अली होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में नुसरत खान ने खरीदा था। ये सब वहाँ पे डिटेल आपको दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी इसे खरीद लिया।
इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? ठीक है, तो खलीफा की शक्ति का विरोध जो है, चलिए इसमें से जो है कोई भी विरोध नहीं किए थे इस ऑप्शन में से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि विकल्प किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की, जिस पर मतलब यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो कोई नहीं है। खलीफा उस समय जो है मुस्लिम शासक को सुल्तान घोषित करते थे और पूरे विश्व के सुल्तानों का वो मतलब धार्मिक लीडर बन करके रहते थे, तो वही चीज़ के खलीफा से घोषित है कि नहीं। अब आते हैं तुगलक वंश में, ठीक है ना। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अभी एकदम लेटेस्ट 71वीं यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अलाउद्दीन खिलजी लगभग जो है 20 वर्ष तक शासन किए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 26 वर्ष तक किए। गयासुद्दीन बलबन जो है किसने सबसे अधिक समय तक, सॉरी 1 मिनट देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्या दिया है कि किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्ष तक किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक 26 वर्ष तक। गयासुद्दीन बलबन जो है 20 से 21 वर्ष तक। और बहलोल लोदी जो है 38 वर्ष के आसपास शासन किए थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तुगलक वंश के शासक हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में FST लिखते हैं, फिरोज शाह तुगलक। ये बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का काम किए थे, उस समय ये रोजगार दफ्तर खोले थे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा जो है एक खैराती अस्पताल था, याद रखिएगा। ये नाम क्या है? दारुल सफ़ा। सफ़ा मतलब इलाज होता है, शिफा होना, तो उससे पकड़ सकते हैं कि एक खैराती अस्पताल था जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे देखेंगे किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आज थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि पूरा मेडाइवल हिस्ट्री जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देना है। देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा नहर निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। बेरोजगारों के लिए रोजगार देने वाला काम फिरोज शाह तुगलक किए, ठीक है ना। और खैराती अस्पताल बनवाने का काम भी कौन किए? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही किए थे। तो ये सब याद रखिएगा, नहर बनवाने का काम ये सब। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर का आक्रमण जब हुआ था भारत में, उसके बाद किस वंश का स्थापित हुआ? तो उसके बाद सैयद वंश का स्थापना हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्या याद कर रहे हैं? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, क्या लिखे हैं? गुल खिला के तूने सैया को लूटा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिक है, बाकी इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, याद करने के लिए है। तो मतलब गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक हो गया, तो कौन आएगा? सैयद आएगा। उसके बाद कौन आएगा? लोदी आएगा। तो यही है दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद जो है मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए तैमूर आक्रमण के बाद कौन वंश का स्थापना हुआ? तो सैयद वंश का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा लोदी वंश से संबंधित। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा शहर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI इसको कर लीजिए कि किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की? तो वो है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिकंदर लोदी जो है ये आगरा शहर की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। और राजधानी को भी दिल्ली से वहाँ ले गए थे। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय प्रारंभ हुआ, ठीक है। और उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक क्षमापण उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से भी कविताएँ लिखता था, याद रखिए ये गुलरुखी उपनाम से वो कविता लिखते थे। विजयनगर साम्राज्य अब आता है। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये पूछ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं
बुक्का थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। फिर आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो विजयनगर के वो कौन शासक है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये है हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कन्नारा, मैसूर, चित्री, चिल्लापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव विरूपाक्ष का रूप का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय काफ़ी प्रतापी शासक हुए विजयनगर के, और वह गोलकुंडा का युद्ध जो है कुल्ली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल्ली कुतुब शाह के साथ ये विजयनगर का शासक लड़े थे। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व प्रणाली उसकी मुख्य विशेषता थी। इसमें क्या था कि मतलब भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग कर, अलग अलग सब चीज़ ये हिसाब से तय था, फिक्स था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष से कहाँ मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष अभी कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। कहाँ हम्पी पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और आप बताइएगा कि हम्पी का सिंबल आप लोग कहाँ देखे हुए हैं? ठीक है। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक, फारसी यात्री फारस कराने वाला था अब्दुल रज़्ज़ाक, भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज़्ज़ाक एक फारसी यात्री थे। ये भारत आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो वो है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कृष्णदेव राय एक प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। और देख लीजिए यहाँ पे कृष्णदेव राय का कार्यकाल 1509 से लेकर 29 तक रहा। विजयनगर साम्राज्य के तुल्लु वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, इसकी स्थापना की थी। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। देखिए, 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल एक बरार शामिल नहीं थे। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित देख लेते हैं। तो वहाँ दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में जो है दीवाने अर्ज विभाग देखिए, इस तरह का उर्दू नाम से संबंधित सल्तनत में काफ़ी विभाग था, तो उससे संबंधित पूछा जाएगा कि कौन सा इसका नाम था दीवाने अर्ज, ये किस विभाग का नाम था? तो बताइए। तो ये समझना मुश्किल होता है, इसलिए याद रखिएगा दीवाने अर्ज का मतलब होता है रक्षा विभाग। ठीक है ना। दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सल्तनत काल में था। कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसमें कर दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा कर भूमि उत्पाद पर लगता है। पहला है खराज, दूसरा है खुम्स, तीसरा है उर्स, चौथा है अमुक्तई। तो इसमें जो है खुम्स को छोड़ करके बाकी सभी जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर है, यानी कि खराज है, उसके बाद उर्स है और मुक्तई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। खराज, उस्र और मुक्तई ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ज़वाबियत का संबंध किससे था? देख लीजिए, ज़वाबियत का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से संबंधित था।
ठीक है ना। एक शरीयत होता है और एक जवाबियत होता है। शरीयत मतलब धार्मिक कानून जो था वो था, और जवाबियत मतलब राज्य के कानून से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद जो है किन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो ये है गांव के सरपंच के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17वीं यूपीएससी में पूछा है, 68वीं में पूछा है, फिर 70वीं में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद जो था वो गाँव के सरपंच के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, तो ये चांदी और तांबा धातुओं के थे। सल्तनत काल के सिक्का टांका ससगनी एवं जीतल था, ये किन धातु के थे, तो ये चांदी और तांबा धातु के थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, मतलब क्या है, कहाँ स्थित है वो भी बताइए, और ये क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये एक प्रकार का मस्जिद है, ठीक है ना, जो कि अजमेर में स्थित है। देखिए ऐबक ने, यानी कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, देखिए ये कुतुब मीनार एक लोगों से नहीं कंप्लीट हुआ है। इसका न्यू शुरुआत करवाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो बीच में मर जाते हैं, फिर उसको पूरा कराते हैं। उनके बाद जो शासक इल्तुतमिश आते हैं वो कराते हैं, और कुछ दिन बाद अगले वंश में चल करके ऊपर के एक मंजिल गिर जाता है, तो उसको एक और शासक जो है छोटा छोटा 2 मंजिल करके बना देते हैं। वो कौन शासक हैं, कमेंट करके बताइए, या फिर आगे मिलेगा आपको वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इल्तुतमिश जो है किसके द्वारा, कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा पूरा किया गया, तो वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है, तो कुतुब मीनार के निकट है। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के साहित्य को देखते हैं। देखिए तबकाते नासरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी के लेखक है। मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी के लेखक हैं। ठीक है, अगला है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, उसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो वो रेहला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था और अपने इस यात्रा के वृत्तांत को एक किताब लिख दिया, उसका नाम रख दिया रेहला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। 12 मासा की रचना किसने की थी, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये 12 मासा भी याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी है, फिर उसके बाद पद्मावत भी है। अगला है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना जो है दरिया साहिब ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये एक महान संत थे। देखिए अभी बीपीएससी टीचर वाला 11वीं-12वीं में पूछा गया है 2023 में, यानी ये 8वां महीना में है, तो ये TRE 1 का क्वेश्चन है। बीपीएससी TRE 1 का क्वेश्चन है, तो ये अगर आप TRE 4 देने वाले हैं तो उसके लिए भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। वे बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी की सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। चचनामा का फ़ारसी अनुवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, देखिए लेटेस्ट 17वीं बीपीएससी में पूछा है ये। चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चचनामा का फ़ारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा 608 से लेकर 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है, और फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्ज़ा क्लिचरेक फ्रेडुनबर्ग द्वारा किया गया।
तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? तो ये शम्स सिराज अफीफ़ द्वारा लिखी गई। शम्स सिराज अफीफ़ द्वारा तारीख़ फिरोज शाही लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है सूटेबल नहीं है। चलिए इसका डिटेल पढ़ देते हैं। भारत में कागज़ का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान आरंभ हुआ माना जाता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज़ पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे और 12वीं से 13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों का कागज़ का उपयोग स्पष्ट देखने को मिलता है। हालांकि आयोग जो है विकल्प ए को माना है इसका आंसर, यानी ए क्या है? 12वीं सदी को माना है। तो अगर आप 11वीं याद रखें तो अप्रॉक्स में 12वीं सदी में इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश को देखते हैं। इसमें पहला है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अलाउद्दीन हसन जो है बहमनी राज्य का संस्थापक था। इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। फिर है हमारा उसके बाद कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकरिया जो है किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। देखिए, शेख बहाउद्दीन भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय जो है वो शेख बहाउद्दीन जकरिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख नुकरुद्दीन अब्बुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुख में जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या थी? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भक्ति एवं सूफी आंदोलन के लिए है कि वो उन्होंने उसी भाषा में लिखा जिस भाषा में उनके भक्त समझते थे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंच सकें। फिर है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में भक्ति धर्म को नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करके याद रखिए। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछेगा ही पूछेगा। किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ये फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना हुई थी बिहार में। देखिए, फिरदौसिया या फिरदौसी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। और बताइएगा, बिहार में मनेर एक जगह है फेमस है, वो किस जिला में पड़ता है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में अब आता है मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए कि मुगल शासक वास्तव में जो है तुर्की की चगताई नामक शाखा से थे बाबर। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार के मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। अब आते हैं पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई, ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था, इसलिए वो हार गया। तो इस तरह का प्लानिंग रखिएगा तो हार भी कीजिएगा। फिर है किस कथन पे विचार कीजिए। भारत में बाबर के आक्रमण के क्या कारण थे? पहला दे रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। मतलब भारत में बाबर जब आए
आगमन किया तो उसके क्या कारण हुआ, उसके कारण क्या हुआ, ये सब दे रहा है। तीसरा है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो देखिए इसमें जो पहला कारण जो है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा कारण है क्षेत्र की वास्तुकला मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, गलत है, दिल्ली सल्तनत में भी हो चुका था। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोप की शुरुआत, हाँ बिल्कुल सही, तोप की शुरुआत यहीं लोग किए थे। तो 3 और 4 हो जाएगा, देखेंगे किस ऑप्शन में है हमारा ये आंसर। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया है कि बाबर के आक्रमण के फलस्वरूप जब भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, बाबर प्रीतवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, ठीक है। और बाबर के आक्रमण के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो अब आते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख रुपया दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि पेश करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये शेर खान, ठीक है, शेर खान वही शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। ये हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शेर खान ने बोला था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। 200, 250 और 500 के विभाजित किया था। तो देखिए इसमें जो है देख लेते हैं इसका। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उनकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों में 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है। संभवतः शेरशाह के समय में से भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। हालांकि इसका आयोग जो है आंसर ई माना है। देख लीजिए इसका आंसर जो है आयोग ई माना है, यानी एक से अधिक मान रहा है ये शेरशाह और इस्लाम शाह को लेकर के, लेकिन इसका असल में आंसर शेरशाह ही होगा, ठीक है। इस्लाम शाह होगा, सॉरी इस्लाम शाह होगा, ऑप्शन नंबर डी। कि ये शेरशाह का पुत्र था, तो ये दोनों कोरिलेट कर रहा है, इसलिए आयोग जो है इसका आंसर ई मान लिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो 1532 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालंजर पर आक्रमण किया। फिर है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। चलिए ये हाजी बेगम कौन थी उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 में करवाया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम थी। इस मकबरे का नक्शा मिरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार थे, उसने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे में 4 बाग शैली में बाग को लगाया गया है। फिर है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों तथा युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे हैं। देखिए पहला नहीं है, मतलब 4 ठो दे रहा है। चौसा, देवरा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। इस हिसाब से ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। चलिए इसका डेट बता देते हैं और उसको याद रखिएगा। तो इस डेट है, क्योंकि डेट के हिसाब से ही, और ये चारों युद्ध हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो 1532 में उसने गोमती के तट पर देवरा का युद्ध लड़ा। 1532 में देवरा का नामक युद्ध लड़ा, ठीक है। 1539 में उसने चौसा में शेरशाह सूरी से पराजित हो गया, ठीक है ना। चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर आता है कन्नौज और उसके बाद सरहिंद आता है, ठीक है। तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक बच गया कौन, सरहिंद का युद्ध, तो वो हुआ था उसके बाद में। देखिए यहाँ पे क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, कन्नौज का युद्ध
1540 में हुआ, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। अब आगे देखते हैं, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो ऐसा शेरशाह सूरी करने वाले थे। शेरशाह सूरी जो है पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में चल करके सुल्तान की उपाधि अपनाई। इन्होंने कौन? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, बिहार के सासाराम जिले में स्थित है, रोहतास जो है। फिर है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी की उपज थी। देखिए, जब्ती मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख इतिहासकार स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेर शाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और भी वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चलकर आईने दहशला का आधार बने। किसी भी सरकार ने नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया शेरशाह सूरी के बारे में। ये शब्द किसने लिखे? कौन इतिहासकार लिखता है ये? तो ये है H.G. किन। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ये शेरशाह सूरी के बारे में कहते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना किया उतना इस पठान ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे करके अपना काम किया और शासन किया, हालांकि वो बहुत दिन तक नहीं रह पाए। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये था चौसा का युद्ध। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके कि चौसा कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया, वो युद्ध था चौसा का युद्ध। आगे देखते हैं, अब आता है अकबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुगल काल के शासक में। पहला है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। ये बात कहते हैं आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में कहा है? तो ये अकबर के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के बारे में मुगलकालीन इतिहास आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह यानी अकबर मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो उनके प्रवेश द्वार किधर से है? तो वो दक्षिणी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। अब आते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति जो है वो हकीम खान थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह व आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, फिर है इसमें कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ठीक है, काफ़ी है इंपॉर्टेंट है कि तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया? तो ये अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करना अकबर को ही है, मतलब वास्तविक कहा जाता है। ऐसे तो स्थापना तो बाबर किए थे और ये तीर्थ कर बहुत सारे सामाजिक काम किए। तीर्थ यात्रा कर देखिए 1562 में दास प्रथा की समाप्ति किए, 63 में जो है तीर्थ यात्रा कर तथा 64 में जजिया कर को समाप्त किए। इसलिए अकबर की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा होती है। और अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? तो 1576 में। याद रखिएगा, 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कौन? अकबर ने मिला लिया। आगे देखेंगे हम लोग कि दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा किया गया था दीन-ए इलाही की शुरुआत। अब देखते हैं इसको डिटेल कि दीन-ए इलाही क्या है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद-ए इलाही या फिर दीन-ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन-ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसकी प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अब आते हैं, ये डेट याद रखेगा, 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। पूछा हुआ है क्वेश्चन वो। किस मुगल शासक, अब जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं कि किस मुगल शासक के समय सर थॉमस शुरो भारत आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइए, 1000 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सर थॉमस शुरो भारत आया था किसके समय? तो ये जहांगीर के समय आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए विलियम हॉकिंस जो कि 608 से 611 ईस्वी के बीच जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज भी था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। अब आगे आते हैं कि अंग्रेज़ों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, तो ये विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो वो नूरजहाँ ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पिट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया। ये पूछा गया कि पिट्रा ड्यूरा शैली का कहाँ हुआ, तो एतमादुद्दौला के मकबरा में पिट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया कि पिट्रा ड्यूरा शैली किससे संबंधित है। पिट्रा ड्यूरा यानी प्राचीन कार्य पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है, तो ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है शाहजहां से संबंधित दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, कौन करवाया, तो ये शाहजहां करवाया। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सब डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कीजिए कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कह रहा है कौन सा इतिहासकार, तो ये है एल श्रीवास्तव कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब स्थापत्य कला, बड़े बड़े भवन बिल्डिंग ये सब स्थापत्य का बहुत विकास हो रहा था, इसलिए स्वर्ण युग कहा गया है शाहजहां के काल को। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए कंधार आज ईरान के शाह और मुग़लों के बीच संघर्ष की जड़ थी क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुग़ल शासक तथा ईरान के शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक और प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, ठीक है ना, तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है कि औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन पर बैठने वाला था वो, और कुरान के कानून को कठोरता से लागू करता था। मतलब कुछ ज़्यादा ही धार्मिक कट्टरपन था इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ये है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया, तो वो औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चौरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। अब आते हैं मुगलकालीन प्रशासन की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था, तो ये लगान निर्धारण का तरीका था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। ठीक है, फिर है दो अस्पा सिंह अस्पा किसने शुरुआत की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरुआत की, तो ये जहांगीर ने की। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। दो अस्पा सिंह अस्पा की शुरुआत किसने की, जहांगीर ने की थी। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, कौन था मुहतसिब, तो ये लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था मुगल प्रशासन में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब को लोक आचरण पदाधिकारी कहा जाता था। आगे देखेंगे। अगला है मुगल प्रशासन में मदते मास इंगित करता है। क्या इंगित करता है मदते मास, तो मदते मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान युक्त अनुदत्त भूमि थी। यानी विद्वानों को जो अनुदत्त भूमि दिया जाता था वो राजस्व से मुक्त होता था, उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। उसी को मुगल प्रशासन में मदते मास कहते हैं।
ठीक है। आगे देखेंगे मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, कौन था? मुख्य काजी किसको कहा जाता था? ये मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस को मुख्य काजी कहा जाता था मुगल प्रशासन में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु किया गया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए मध्यकालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ठीक है ना, कारखाना बनवाने की बात हो रही है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। अब इसमें देखना है कौन सा होगा, तो देखिए इसका आयोग जो है थोड़ा अलग सा माना है और इसका आंसर किताब के अकॉर्डिंग अलग है। तो चलिए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार दे रहा है निगर खाना, जबकि अन्नू मुन्नजा की पुस्तक एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से 72 तक आगरा में, 1572 से 85 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में, 1603 से 1605 में पुनः आगरा में चित्रशालाएँ स्थापित की। और बिहार लोक सेवा आयोग जो है इसका आंसर बी माना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी में क्या दिया हुआ है? अकबर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। हालांकि यहाँ पे हुमायूं भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, आयोग जो मान लिया उसी को मान के याद कर लीजिए, क्योंकि उसी का एग्जाम देना है वो फिर उसी को मानेगा आंसर। फिर है दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? देखिए ये भी इसका ऑप्शन विवादास्पद है, डिटेल पढ़ते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा या हमजानामा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 ईस्वी में आरंभ हुआ था, न कि हुमायूं के काल में। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्समद की देखरेख में प्रायः लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र है। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों विकल्प सही है, यानी कहने का मतलब है क्या कि अब्दुस्समद और मीर सैयद अली दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके? तो ये अकबर के राज दरबारी थे। दसवंत और बशावन ये चित्रकार थे। ठीक है, फिर आगे आते हैं मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के समय में शीर्ष बिंदु पर थी मुगल चित्रकला। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। स्थापत्य के लिए जहांगीर शाहजहाँ के समय और चित्रकला के लिए जहांगीर के समय याद रखा जाता है। मुगल काल काफ़ी आगे था। अब आते हैं हम लोग मुगलकालीन साहित्य की बात करते हैं, जिसमें है कि कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए गीतावली जो है लिखा गया है, विनय पत्रिका लिखा गया है, कवितावली लिखा गया। ये साहित्य लहरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गीतावली की रचना तुलसीदास ने की है, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की है, कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ लेटेस्ट 71वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो काफ़ी फेमस है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। फिर है कि तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। कौन सा किताब है? तबकाते अकबरी, जिसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया है। अब आता है आईने अकबरी, किसके द्वारा लिखा गया? काफ़ी फेमस किताब है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं। फुतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो फुतुहाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फुतुहाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुजुके बाबरी, इसी को बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। ये किस भाषा में लिखा गया? याद रखिएगा, तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है,
देखिए, तुजुके बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। इसका फ़ारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम एस्किड ने किया था। अब आते हैं मुगल काल के कुछ विविध क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिता पुत्र का मिलान करना है, कौन किसका बेटा था, ठीक है, और उससे संबंधित देख लेना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है और जहांगीर है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है बाबर का बेटा कौन हुआ, ठीक है, उसका पुत्र दिया हुआ है, और एक तरफ शासक, मशहूर शासक दिए गए हैं। तो देख लीजिए, इसका जो बाबर का जो हो जाएगा, कमरान इसी का बेटा था। इसका बेटा फेमस तो हुमायूं था, लेकिन उसका भाई था कमरान। उसमें पढ़िएगा तो वो अपने भाई को भी हिस्सा बांट करके राजपाट में दे देता है, इसलिए भी वो कमज़ोर हो गया था वो सब। तो बाबर का बेटा यहाँ पे कौन हो जाएगा, हुमायूं नहीं है तो कमरान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अकबर का बेटा, तो वो इस अकबर का सलीम से संबंधित दे रहा है। फिर है जो शाहजहाँ, शाहजहाँ मुराद से संबंधित है। जहांगीर जो है ये जो है खुसरो से संबंधित है, तो यहाँ 2 नंबर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल हम लोग देख देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उसको। देखिए, बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कमरान मिर्ज़ा, हुमायूं, कमरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा और हिंदाल मिर्ज़ा प्रमुख है। अकबर के प्रमुख पुत्र में सलीम, हाँ, इसी को जहांगीर बोला जाता था, ठीक है ना, जहांगीर बोला गया। और मुराद मिर्ज़ा और दनियाल थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, कौन, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। जहांगीर, जिसे सलीम कहा जाता था, इसके पुत्र में खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहाँ बना, खुसरो मिर्ज़ा, परवेज आदि सम्मिलित थे। अब देखिए, एक तरफ इमारत दिया हुआ है और उसके बनवाने वाला का नाम है। पहला है काबुली बाग मस्जिद, दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, काफ़ी फेमस है, जानते होइएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया था, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर उसके बाद है इलाहाबाद के किला और एतमादुद्दौला का मकबरा। इसी में पिट्रा ड्यूरस शैली का प्रयोग हुआ था। कौन बनवाया था, अभी बताए हैं, ये नूरजहाँ ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर 2 में। तो देखिए, इसी 2 से हमारा ऑप्शन पकड़ा जाएगा, उसको देख सकते हैं। यहाँ तो स्लाइड पे भी 2 ही ऑप्शन आ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए जिसमें जो है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण जो है कौन कराया था, तो ये बाबर ने कराया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इलाहाबाद का किला अकबर हो जाएगा, और एतमादुद्दौला का मकबरा ये नूरजहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ देख सकते हैं सब। आगे है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना, कौन सा विरोधी था, उसका सही उल्लेख किस में नहीं है। पहला दे रहा है हल्दी घाटा में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा है पानीपत का प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बिल्कुल सही। पानीपत का द्वितीय युद्ध टिपू सुल्तान और मराठा, ये दोनों नहीं आएगा भाई, पानीपत में ये दोनों कहाँ से आ गया। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, इसको देख सकते हैं, यहाँ कुछ डेट याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, हल्दी घाटी का जून 1576 में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। अब आते हैं, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सूरत। सूरत को जो है बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कथन से रिलेटेड। यह किसका कथन है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो ये विलियम फिंच का कथन है। विलियम फिंच इतिहासकार है, वो कहते हैं कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो कौन कह रहे थे, ये विलियम फिंच का कहना है। अब आते हैं सिख संप्रदाय में, सिख संप्रदाय को पढ़ लेते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गुरु गोविंद सिंह का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 के नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। आगे देखेंगे, तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, वो कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, ये पटना में स्थित है, ये सिखों के दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। देखिए 17वीं यूपीएससी में ये पूछ दिया है क्वेश्चन। ये आगे देखेंगे, अगला है मराठा राज्य और संघ को। तो मराठा राज्य को देख लेते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये रायगढ़ थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। आगे है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य में प्रबंध सहायता करती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रखिए याद करके दिमाग में कि अष्टप्रधान किसके मंत्रिपरिषद में थे, तो ये शिवाजी के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और एक पूछा जाता है अष्टदिग्गज, कमेंट करके बताइएगा अगर आप जानते हैं तो अष्टदिग्गज का संबंध किन राजा से था। ठीक है, अष्टप्रधान तो बता दिए, ये शिवाजी के समय मंत्रिपरिषद था। ठीक, आगे देखिए, जिसमें पेशवा को राजा अमात्य का था, वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री, वाक्यानवीस जो है राजा के दैनिक कार्य को देखता था। ठीक है, सचिव या सुरनवीस राजकीय पत्र व्यवहार देखता था, सुमंत या दवीर विदेश मंत्री था। ये सब पूछा जाता है। अगला है मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली में अधिकारी और विभाग का नाम, तो ये तरफ नहीं दिया है। चलिए डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, या फिर यहाँ पे जो देखे हैं ना हम ये वाला बॉक्स, उसी में से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। देखिए यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है कि पेशवा कौन था, पेशवा किसको कहते थे, राजा या प्रधानमंत्री को, अमात्य अथवा मजमुआदार वित्त या राजस्व मंत्री को कहते थे, वाक्यानवीस या मंत्री जो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखता था, सचिव अथवा सुरनवीस किसको राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य देखता था, सुमंत या दवीर विदेश मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद सेनापति या सरे नौबत जो है वह सेना के भर्ती संगठन रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव जो है विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था, और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। तो उसी तरह से ये संबंधित है, उसको मिलान कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये अभी बताए शिवाजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अष्ट दिग्गज जो पूछे वो कृष्णदेव राय के समय में हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी किसके, मराठा प्रशासन में शिवाजी के समय। अगला है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो यह है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मुगल शासन में मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला, इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो ये था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ठीक है ना, उसने जो है गुटबाजी, मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते दिल्ली से बाहर रहा और सिंहासन 1560 से इतना तक खाली पड़ा रहा। मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंचा। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर उन्होंने 1803 में अधिकार हो गया उसका। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए यहाँ जो है ऑप्शन सुटेबल नहीं है, इसका डिटेल देखते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सुल्तान शाह आलम आज दिल्ली तपालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल सम्राट सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोकसभा को मतलब ये क्वेश्चन का ऑप्शन या क्वेश्चन में ही कमी है, यहाँ बहादुर शाह जफर पूछा जा रहा है और ऐसा कहा जाता है शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो चलिए विवादित क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ अब आधुनिक भारत आ गया। इस तरह से आज हमारा पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो घटना चक्र पूर्वावलोकन पुस्तक 2026 के लेटेस्ट एडिशन आपको कराया है, ये आपके आने वाले पीपीएससी एग्ज़ाम 72वीं सिविल सर्विस या फिर एईडीओ या फिर बिहार दरोगा या जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी का टीआरई एग्ज़ाम देने वाले हैं टीआरई 4 उसके लिए बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आप रिवीजन के रूप में ज़रूर इसका प्रयोग करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।